आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में हर आतंकी वारदात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने का फैशन चल रहा है। कराची कांड में रॉ को घसीटने की वजह क्या है? नापाक करतूतों के लिए भारत जिम्मेदार कैसे? आज इन्हीं सवालों पर सरहद आर पार में होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और CP+ हाई डेफिनेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का झगड़ा बढ़ा। नजीब जंग ने कहा नियुक्ति सही, 40 घंटे तक किया सीएम के जवाब का इंतजार। सिसोदिया बोले LG के जरिए तख्ता पलट की साजिश रच रही है बीजेपी। शंघाई में भारतीयों के बीच पीएम मोदी की सीधी बात, कहा न कभी बुरे इरादे से काम किया न करूंगा। सरकार के अच्छे काम की वजह से विरोधी कर रहे हैं आलोचना। और रंग लाया मोदी का मेक इन इंडिया मंत्र, भारत और चीनी कंपनियों के बीच $22 अरब का करार। शंघाई के बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत में बदला निवेश का माहौल। न जांच हुई न कोई सबूत मिला, फिर भी पाकिस्तान के विदेश सचिव कराची कांड के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में उल जलूल बयान देने लगे। कराची में शियाओं के नरसंहार से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ और उनसे पहले पाकिस्तान सरकार के सलाहकार सरताज अजीज भी पाकिस्तान में आतंक के लिए रॉ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में जुट गए थे। खुद तालिबान, अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पैदा करने वाला पाकिस्तान आखिर भारत को बदनाम करके क्या हासिल करना चाहता है? सरहद आर पार में आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस कि कराची नरसंहार में रॉ को घसीटने के पीछे मंशा क्या है? पाकिस्तान की अपनी नापाक करतूतों के लिए भारत कैसे जिम्मेदार हो सकता है? पाकिस्तान अब अपने खून से सने हाथों से भारत पर दाग लगाने की साजिश में जुट गया है। कराची के सफूरा चौक पर शिया समुदाय के लोगों के नरसंहार में भी पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को घसीट लिया है, जबकि कराची कांड की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जुंदुल्लाह गुट ने खुद कबूल की है। और इस हमले की जांच कर रहे पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसर राजा उमर खट्टब का कहना है कि सफूरा चौक नरसंहार के पीछे इस्लामिक स्टेट का साया देखा जा सकता है। कराची में इससे पहले भी अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, महिला और बोहरी समुदाय के लोगों पर जो हमले हुए, उनके पीछे भी इस्लामिक स्टेट का हाथ नजर आ रहा है। कराची हमले की जिम्मेदारी तालिबान के जिस जुंदुल्लाह गुट ने ली है, उसने बहुत पहले खुद को पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी घोषित कर रखा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी कराची नरसंहार के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने जांच पूरी होने का इंतजार करना भी मुनासिब नहीं समझा और इस्माइली समाज के लोगों के कत्लेआम के फौरन बाद बयान दे दिया कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी वारदातों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। कराची नरसंहार में भी अगर रॉ की भूमिका पाई गई तो पाकिस्तान इस मामले को सभी इंटरनेशनल फोरम पर उठाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ना जांच पूरी हुई, ना कोई हमलावर गिरफ्तार हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया। फिर पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम क्यों घसीटा? क्या ये भारत को बदनाम करने की नई नापाक साजिश है? पाकिस्तान विदेश सचिव के बयान से पहले पाकिस्तान का रवैया देखें तो साफ हो जाता है कि भारत को बदनाम करने की सोची समझी चाल चली जा रही है। पाकिस्तान सरकार के सलाहकार सरताज अजीज ने पाकिस्तानी सीनेट में कहा था कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ विवाद सुलझाने के लिए भारत गंभीर नहीं है। जनवरी 2015 में सरताज अजीज ने बयान दिया कि भारत अब अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कराची नरसंहार से ठीक पहले पाकिस्तान में आर्मी कोर के कमांडर्स की बैठक हुई थी, जिसमें पाक आर्मी के चीफ
जनरल रहील शरीफ ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों के पीछे रॉ का हाथ है। पाकिस्तान की सरकार चला रहे जनरल रहील शरीफ से लेकर विदेश सचिव के बयानों पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ये सच्चाई तो पूरी दुनिया को मालूम है कि आतंकवाद को पाकिस्तान ही अपना स्ट्रेटेजिक एसेट यानी रणनीतिक पूंजी मानता रहा है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन हैं, उन्हें पाकिस्तानी फौज और पाक खुफिया एजेंसी ISI ने ही पैदा किया है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी पहले आर्मी और ISI की पनाह में अफगानिस्तान और भारत के लिए सिरदर्द बने थे, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का अभियान फेल हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने से पाकिस्तान का भला होगा? क्या पाकिस्तान ये बताएगा कि उसकी नापाक नियत से पैदा हुए आतंकवादियों की करतूतों के लिए भारत कैसे जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि न जांच हुई, न पड़ताल हुई, न किसी को पकड़ा गया, और क्या किसी को अगर पकड़ा गया है तो उसमें क्या कोई रॉ का एजेंट है? क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया? अभी तक तो हवा में ही तीर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में विदेश सचिव को सपना कैसे आ गया कि इसमें रॉ का इन्वॉल्वमेंट है? बड़ा सवाल है, और इसी बड़े सवाल पर तीखे सवाल पूछे जाएंगे पाकिस्तान के दिन न्यूज से। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराऊं उससे पहले सीधे चलता हूं दिन न्यूज के स्टूडियो लाहौर में, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, स्वागत है आपका। वेलकम टू पाकिस्तान दीपक। और यहाँ मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ है ब्रिगेडियर नादिर मीर और उनके साथ है ब्रिगेडियर फारूक हमीद, और ऑफ कोर्स जमात इस्लामी से है हमारे हाफिज सलमान भट्ट। और ये हमारा इस वक्त जो स्टूडियो का एक पैनल है। और आपका क्या पैनल है दीपक, जरा हमें भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारे साथ है RSN सिंह साहब, जो कि जानी मानी हस्ती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्कंद रंजन तायल साहब हैं, जो कि एक्स एम्बेसडर हैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। मैं आपको द नेशन की एक क्लिपिंग दिखाता हूं, और मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि इसको जूम इन करें। और मीर साहब, आप इस क्लिपिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है IS गनमैन मसाकर 45 इन कराची। मेरे ख्याल से द नेशन पाकिस्तान का अखबार है, पाकिस्तान में ही छपता है, और सहाफी भी सब पाकिस्तानी ही है। इस्माइलीज इन कराची। द IS गनमैन मसाकर 45 इस्माइलीज इन कराची। उल्टा था तो मैं देख नहीं पा रहा था। यही दीपक के अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी वजह से हमारी जो बहस है वो इधर उधर उलझ जाती है। नहीं, टेक्निकल नहीं, इस तरह की न्यूज हर जगह आती है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है दीपक। टेक्निकल प्रॉब्लम तो उसको बोलते हैं कि मेरे और आपके सैटेलाइट लिंक फेल हो जाए। टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि आपका और मेरा ऑडियो बिगड़ जाए, जबकि आप अमिताभ बच्चन की तरह और मैं माधुरी दीक्षित की तरह लग रहा हूं। दीपक, आज आई थिंक आप बच्चन ही लग रहे हैं आप। नहीं, वैसे इसमें दीपक आई थिंक ऑन अ नोट, आज पैरामीटर्स ये करते हैं कि हमारे जो पैनल आज पैनलिस्ट जब बोले तो आई थिंक आपकी तरफ से कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, और आपके बोले तो हमारी तरफ से कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, और एक जरा मीनिंगफुल डायलॉग हो। क्योंकि ये जो आपने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई और इसमें जो बात भी हुई आपके रिपोर्टर ने, कि हमेशा हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट आती है तो रॉ को ब्लेम किया जाता है, और हिंदुस्तान में आती है तो ISI को ब्लेम किया जाता है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशन करें, एक डिबेट करें, तो आई थिंक हम किसी रास्ते पे पहुंचेंगे, वरना वो बहसबाजी ऐसी होगी कि ना इधर के ना उधर के। नहीं मीर साहब, यहाँ पे मुद्दा ये है ना कि रॉ वाले ऐसी हरकतें नहीं करते, ISI वाले करते हैं। हाँ, यही तो डिबेट है कि आप कहते हैं ISI करती है, हम कहते हैं रॉ करते हैं। और यहाँ जो फुटप्रिंट जो नजर आ रहा है
वो क्लियरली रॉ को एक डिपिक्ट करा जा रहा है। और ब्रिगेडियर साहब जरा आप इस पर हाईलाइट डालिए। इस वक्त जो इशू चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंटली पोस्ट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट, उसका नाम है गवादर, जो इंडिया में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान में एक कोर्ट बन रही है जो इंडिया में मसला बना हुआ है। ये किताब जो मेरी पहली थी, गवादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड, इसमें मैंने और चीजों के अलावा पेज 64 पे आप पढ़ लीजिए, भारत वर्मा साहब इंडियन डिफेंस रिव्यू को कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा स्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट, और चाइना और पाकिस्तान को गवादर पे नहीं मिलने देना। और मजीद ये कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया साहब भी कह चुके हैं और बहुत से लोग इंडिया में ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तान के अंदर एनी चाइनीज पाकिस्तानी लिंक को डिस्टेबलाइज करने के लिए खुल्लम खुली, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे कोई भी मीडिया है, एक जंग कर रहे हैं, जिसकी दूसरी मैनिफेस्टेशन दहशतगर्दी की वॉर है जो कराची में या पाकिस्तान के बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। सो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये हालात बना रहा है इंडिया, चाहे वो रॉ कर रही हो, चाहे और एजेंसी कर रही हो, इससे तो फिर रिलेशंस विल गो टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी दीपक। मीर साहब, यहां पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजा उमर खट्टप साहब कौन है? राजा उमर खट्टक साहब कौन है? राजा उमर खट्टक जी, आप इनके मुतालिक सबसे पहले बताएं, आप पूछना क्यों चाह रहे हैं इनके मुतालिक? नहीं, मैं इनके मुताबिक ये कहना चाह रहा हूं कि ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं जो इस वक्त कराची इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इस्लामिक स्टेट इसके पीछे है। जो सफूरा गोट कार्नेज हुआ है, इसके पीछे इस्लामिक स्टेट है। ये मैं कोट कर रहा हूं आपके डॉन न्यूज को। ये रहा आपके डॉन न्यूज का आर्टिकल। राजा खट्टप साहब आपके सीटीडी ऑफिशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कराची कारनेज की जांच कर रहा है। दीपक, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, सिंह साहब जो बैठे हैं, आई थिंक ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। बिल्कुल, सिंह साहब बताइए। जब भी कोई कवर्ट ऑपरेशन होता है, उसके बाद सिर्फ एक चीज निकलती है, डिसइंफॉर्मेशन। आपको कभी भी इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी। आपको हमेशा आफ्टर अ कवर्ट ऑपरेशन डिसइंफॉर्मेशन मिलती है। सिंह साहब से पूछ लें, ये बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये अखबारों के ऊपर ना जाएं। ये कहीं भी कोई ऐसी चीज होती है, अखबारों पे मत जाएं। जनाब, आपका अखबार है। कॉन्वर्सेशन की तरफ आई थिंक वी शुड बी मूविंग। क्यों सिंह साहब, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जब आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतनी इम्फेटिकली कह रहा है और उन्होंने मैप किया है अभी आईएस इस्लामिक स्टेट के प्रेजेंस को, जो मैंने भी आपके ही उसमें बड़े रिस्पेक्टेड अखबारों में मैंने देखा है। तो ये देखिए, जो इस्माइलीज पे हमला हुआ, इसको आप पूरे उसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें। इसके पहले भी 2013 में एक स्नूकर क्लब में शियाज को टारगेट किया गया था, और जब लोग वहां रेस्क्यू के लिए गए तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में थे उनको एक ट्रक के में एक्सप्लोसिव लैंडन था, उसको उड़ाया गया और 100 लोग हलाक हुए थे। मैं आपको बता दूं, अभी आपकी एक रिपोर्ट आई है कि आपके यहां से, और इसको गलत उसमें मत लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं बता रहा हूं कि आपके यहां से एसाइलम सीकर्स की संख्या 2010 और अभी 2014 के बीच में करीब 15,000 बढ़ गई है, 11,000 से लेके 26,000। आप पाकिस्तान से यू आर 6th इन द वर्ल्ड after Iraq, Afghanistan and other countries. You are 6th in the world, which is not a happy situation. और वो एसाइलम सीकर्स में मैं आपको बता दूं, वो उसमें नॉन मुस्लिम्स नहीं है, वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन उसमें आपके यहां से जो शिया है वो उनका बहुत बड़ा एक्सोडस हो रहा है। आज ये हालात हो गई है कि हजारा जो है
आप ही के अखबारों में लिखा हुआ है कि वहां हर हजारा मेल का बस चले तो वो वहां से पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, और ये हालात हो गई है कि आपके यहाँ ऑस्ट्रेलियंस ने आपके न्यूज़पेपर में इश्तिहार डाला इसके खिलाफ। श्रीलंका में इसीलिए वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तानीज के लिए ये किया गया है। और जब मैं 26,000 की बात कर रहा हूं तो ये मैं यूएनएचसीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं। ये 26,000 केवल वो 14 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का इसमें वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक हकीकत है कि देखिए ये जो आईएस जो इस्लामिक स्टेट का जो एंटी शिया ऑपरेशंस जो चल रहा है उसको आप लोग कबूल करें। ये RANW वगैरह को ब्लेम करने से आप ब्लेम करते रहिए। जब तक आप असली दुश्मन को नहीं पहचानेंगे आप इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक एनालिस्ट के रूप में बात कर रहा हूं, आप मेरी बात माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं और मैं ये आप ही के फिगर्स बता रहा हूं। मैं कुछ जी मुझे बड़ी खुशी हुई मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्रिगेडियर फारूक का रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, एक बात ब्रिगेडियर साहब बोलना चाहते हैं। जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने शुरुआत इस तरीके से किया कि यह मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि एम या मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि हम आपको कहते रहें और आप हमको उल्टा कहते रहें, उससे कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जो 3 बातें हुई हैं उन 3 बातों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहला तो रा और ISI की बात हुई है। मैं निष्पक्ष भाव से यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो रा है इसमें फौजी चीफ नहीं होता है। दूसरा, इसमें फौजी अफसर बहुत कम होते हैं। तीसरा, इसकी जो फंडिंग है वो ISI के फंडिंग से कहीं मेरे ख्याल से 10वां हिस्सा भी नहीं है। और आपके यहाँ ISI का चीफ जो है वो हैंड पिक्ड मैन होता है, उसके बाद वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनता है और उसकी फंडिंग इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में शायद ऐसी कोई एजेंसी बहुत कम होंगी जिनकी हो। एक बात। दूसरा, आपके ब्रिगेडियर साहब ने यह कहा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान हमारे हित में नहीं है इंडिया के। मैं बताना यह चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर साहब पहले थे, I.K. गुजराल साहब की डॉक्ट्रिन ये थी कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसा बनाएंगे जिसमें वी विल वॉक मोर देन हाफ वे। और उनकी जो डॉक्ट्रिन है वो शायद हमेशा हर ने फॉलो किया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, घुटनों की तकलीफ के बावजूद भी वो बस में बैठ के लाहौर तक गए। आज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे पहले उन्होंने किसी को इनवाइट किया टेलीफोन पर अपने स्वेरिंग इन में, तो नवाज शरीफ साहब को किया। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपके ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर ऐसा रहेगा तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। आप हमारे से एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुए थे अंग्रेजों से। आपके यहाँ मसरवी साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, हमारे यहाँ लोखंड थे। ये दोनों अंग्रेज थे, दोनों आपस में टेलीफोन में सुबह शाम बात करते थे जब आप लोगों ने लड़ाई शुरू की थी। और 1947 में 14 अगस्त को वहां से कबायली आए, वहां से आक्रमण हुआ, फौजी आए। उसके बाद 65 में फिर हमला हुआ, उसके बाद 71 में फिर हुआ, फिर कारगिल में हुआ। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो कब का क्रॉस कर दिया भाई। तो अब जरूरत इस बात की है कि अपने अवाम के बारे में आप सोचें, खुशहाली लाएं, हमारे साथ रिश्ता अच्छा करें, टेररिज्म बंद करें, जिससे कि हमारी दोनों अवाम पीसफुली रहें और एक दूसरे के लिए पूरक हों। जी मीर साहब, आपका टर्न है जवाब देने का। ओके, ब्रिगेडियर फारूक जी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद जवाब देंगे। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है, हम चीजों को डिफ्लेक्ट ना करें इश्यूज को। और जो इस वक्त पाकिस्तान में मेन इशू है, जो पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है इतनी अरसे से, हमें कोई शक नहीं है कि इसमें मास्टरमाइंड जो है वो रॉ कर रहे। हो सकता है कुछ और भी एजेंसीज आपके साथ हों, पहली बात ये। दूसरा ये है कि आपके
जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एक्स रॉ चीफ हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा वीडियो में कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमारी पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, और हम पाकिस्तान के अंदर जाके जो है यहाँ पे इनको डिस्टेबलाइज करेंगे। आपके जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा हमने एक पूरी फोर्स तैयार की है जो बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले क्या खबर आई है कि रॉ में स्पेशल सेल बनाया गया है $300 मिलियन से कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हर हालत में सैबोटाज करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान से गए हैं ये पूरा एग्रीमेंट साइन करके, उस दिन के बाद से सडनली कराची में ये एक वेव ऑफ वायलेंस और टेरर आया है जिसमें इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया है और ये इस्माइलीज की बात जो मैसेकर हुआ है। आपने आईएस का जिक्र किया, बिल्कुल आईएस का वहां से एक पैम्फलेट तो जरूर मिला है, हमने भी देखा है, लेकिन वो एक डाइवर्शन टैक्टिक्स थी, क्योंकि आज हमारी एजेंसी ने ऑफिशियली कहा है कि आईएस का उस तरह का रोल कोई नहीं है। देखिए आईएस का भी मैं आपको बता दूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको आप अफगानिस्तान से बैठ के सुबह शाम सपोर्ट कर रहे हैं, आम कर रहे हैं, और जो आपका नेक्सस है अफगान इंटेलिजेंस के साथ, जिसके ऊपर 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और आर्मी चीफ काबुल गए हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर वर्ड्स में प्रेसिडेंट अशरफ गनी को कहा है कि ये जो टेरर नेटवर्क इंडिया का रॉ का अफगानिस्तान में है इसको डिसमेंटल किया जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पाकिस्तानी कन्विंस्ड कि रॉ इज बिहाइंड ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं भूल जाएं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, भूल जाएं ये लिबरलाइज वीजा, वी रिजर्व द राइट टू पे यू बैक इन द सेम कॉइन। अब वो इन द सेम कॉइन क्या होगा, आई लीव इट टू योर गुड जजमेंट एंड इमेजिनेशन। नहीं तो और दूसरी बात ये है, तो फिर आप देखिए ये भाषा अभी क्या फैसला होगा? 1 मिनट सेम कायम किया। नहीं सिंह साहब, नहीं इसका मुझे जवाब बात सिंह साहब मुकम्मल देंगे। नहीं सिंह साहब नहीं मुझे ये आप कौन सा ब्रीफ, मुझे बात मुकम्मल करने दे। आप आईएसआई का ब्रीफ है, आईएसआई का मुकम्मल करने दे ना, आईएसआई मुकम्मल का करने ब्रीफ दे। है। प्रॉब्लम ये हुआ है, देखिए मीर साहब ने कहा था कि मुकम्मल करने दे, मुकम्मल करने दे। मुझे बोलने का मौका दें। प्रॉब्लम ये, देखिए सबसे प्रॉब्लम ये हुआ है, कहना चाहूंगा, यू आर इनकॉरिजिबल। आप देखिए आप किसी को भी आप ब्लेम तो आप किसी को भी कर सकते हैं कि साहब ये चांद से आए थे, ये एलियंस थे। ये देखिए आप अपने समाज को थोड़ा देखने की कोशिश करें कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, कि जो लिबरल्स हैं आपके यहाँ वो बाहर जा रहे हैं, जो हक्कानी जैसा आप बोलने का मौका दें। तो जैसे हक्कानी साहब आपके पुराने सफीर थे अमेरिका में, अब इस समय अगर वो पाकिस्तान जाएंगे उनको बहुत जान का खतरा है। आप थोड़ा ये देखने की कोशिश करें कि किस तरफ जो पाकिस्तान की सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है, वो इतनी इलिबरल क्यों होती जा रही है, इतनी इंटॉलरेंट क्यों होती जा रही है, और एक मजहब और सियासत को बहुत एक साथ लाया जा रहा है। और आप अपने देश में देखें और वेस्ट में जो देखें, जो देश तबाह हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो चाहे इराक हो, वहां इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मजहब और सियासत को मिलाया जा रहा है और मजहब का इस तरह का रूप दिखाया जा रहा है कि जो हमारे मजहब का नहीं है, जो हमारे सेक्ट का नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन क्या, उसको मार दो, खत्म कर दो। देखिए भारत को ब्लेम करने से आपको लाभ नहीं होगा। थोड़ा सा ये देखिए कि आपकी सोसाइटी में बहुत सारे मदरसों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, और बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां पे कि दिमाग बिल्कुल पॉइजन उसमें भरा जा रहा है। और जो आपके जो बड़े बड़े नेता हैं हाफिज सईद वगैरह, वो एक स्पेक्ट्रम है, एक एंड पे हाफिज सईद जैसे लोग हैं और एक एंड पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जुंदुल्ला है, और ये अब नया आईएस आ गया है, और ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन सबको मिलकर हमें लड़ना होगा, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, भारत को, सबको मिलकर लड़ना होगा। और हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, और मैं अपनी तरफ से और अपने पैनलिस्ट की तरफ से अफसोस जाहिर करता हूं कि ये आपके यहाँ इतना पाकिस्तानी लोग हलाक हो गए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की जांच एजेंसी का क्या कहना है, इस पर खुलासा करूंगा। सिंह साहब मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मजबूरी है। उसके बाद मैं सिंह साहब के पास चलूंगा और ये बताऊंगा कि कितने होल हैं पाकिस्तान की इस थ्योरी में। मैं जानता हूं
यह सही नहीं है अभी आपसे बात करना, मैं जानता हूँ। सिर्फ मैं एक बार आपके मुंह से हिंदुस्तान के लोगों को सुनता हुआ देखना चाहता हूँ कि नारायण साईं के बारे में आप क्या जानते हैं और नारायण साईं को आपने किन हालात में देखा है। अर्ध सत्य। Someone gifted me a phone. एक्स्ट्रा था तो मैंने OLX पे डाल दिया। यार मैंने OLX पे फोन बेचा, मुझे पैसे मिले और ऊपर से किसी और को खुशी भी मिली। It felt good. पाइए अपने यूज्ड मोबाइल के लिए बेस्ट डील OLX.in। बिट्टो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। छत की हालत देखिए, हाँ? और ये बाथरूम देखा आपने? सुनते नहीं हो। दोबारा सुन लो, घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। चिवावा, ये तो नाम से एक चूहा है। so cute now। We need a watchdog। फोकस। ये डॉग है। इसे कहते हैं वॉचडॉग। So we'll take Django। वाह, दरवाजे की सेफ्टी पर इतना ध्यान और अंदर की सेफ्टी किसी और पे छोड़ दी। घर में लगाए HPL वायर्स, मतलब सेफ्टी आउटसाइड भी इनसाइड भी। वांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। इश्क की लो कहीं। बाहर से क्या पता कि अंदर क्या है। कोई कहीं गैस, नो गैस। लियो छोड़, शॉट लगा। लेयर शॉट, फ्रेग्रेंट बॉडी स्प्रे, क्लियर फ्रेग्रेंस और कुछ नहीं। एशियन पेंट्स इजी कलर को कॉल कीजिए और आसानी से चुनिए किस दीवार पर कौन से कलर्स और डिजाइन्स बेस्ट लगेंगे। इतने सालों से इस घर ने हमें कितना कुछ दिया, सोचा जाते जाते इस घर को एक रिटर्न गिफ्ट देते जाते। मैंने लिया केलॉग स्पेशल के 2 वीक चैलेंज। दिन में 2 बोल्स, एक ब्रेकफास्ट में, दूसरा डिनर में, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। एंड इट वर्क्स। इस वेडिंग सीजन सिर्फ वजन घटाइए, कॉन्फिडेंस नहीं। बी स्पेशल। Grow up, boys. Motion sensing zone lighting in the new NXW from Godrej Eon। अरे आओ आओ, मारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही, पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। नो टोबैको, नो निकोटिन। भाई वाह, हाँ, पान शाही, पान मसाला। दादी कहती है जिन घरों में ज्यादा क्रैक्स हो वहाँ पर लक्ष्मी नहीं आती है। हो मौसम की मार या फंगस का वार, ड्यूलक्स वेदरशील्ड मैक्स की क्रैक प्रूफ प्लस टेक्नोलॉजी घर पे पड़ने न दे दरार। घर रहे दूर से सुंदर और करीब से सॉलिड। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन सोलिया। सब देखते ही रह जाएंगे। इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। OMG। क्या कर रहा है? OMG। नाम पूछ रहा हूँ। नाम OMG। जैसा नाम वैसी फीलिंग। न्यू KFC OMG बर्गर स्टार्टिंग एट जस्ट ₹49। आओ खाओ। चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। भाई साहब ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट।
तो कराची हादसे के पीछे जो कराची में नरसंहार हुआ, उसके पीछे रॉ का हाथ क्यों बता रही है पाकिस्तान? क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? इसी बात पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ दिन न्यूज के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं पीजे मीर साहब और उनके साथ कई सारे लोगों का एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मीर साहब, मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के एक चैनल की है, ध्यान से सुनिएगा। मैं चैनल भी बताऊंगा आपको। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपसे आज पहली दफा बात हो रही है मिनट से बाद, लेकिन अब आई विश कि हम किसी बेहतर मौके पे बात कर रहे होते। ये इंतहाई अफसोसनाक सानहे पर हम बात कर रहे हैं। शेख साहब, जब हम ये इंडियन हैंड ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो जाहिर है मतलब भारत कौन सा हमारा खैर खाए और हम उससे क्यों खैर की तवक्को रखें, उसने कब हमारे लिए खैर की है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अक्सर हम ये तो नहीं कर रहे होते कि भारत का नाम लेके जो अपनी डोमेस्टिक जो कोताहियां हैं उससे हम सरफे नजर कर जाते हैं। भारतीय हाथ है, चलो बात खत्म जी। टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का। और वो लोग जिनकी फाइलें गुमी हुई हैं उनसे हुकूमत करा रहे हैं, और वो लोग जो मरकज में बैठे खाबे खा रहे हैं, खाने उड़ा रहे हैं, मौजे बना रहे हैं, वो कौम की क्यादत है। ये नाहल, नलायक, निकम्मी, निकट्ठू क्यादत जो है, ये बराह रास्त इनकी नाअहली की सजा कौम को मिल रही है। आईजी एक क्या कुल पर्दा है, उसकी क्या हैसियत है? असल मसला तो हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, और रोज एक हादसा होता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 16 दिन का, रोज एक टीवी शो होता है। मैं समझता हूँ कोई हल नहीं है, गवर्नर राज लगा देना चाहिए सिंध में और पाकिस्तान की नाहल हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। शेख रशीद का ख्याल है कि सिंध में गवर्नर राज लगा देना चाहिए। तो मीर साहब, आपके ही नेता लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती हिंदुस्तान का नाम घसीटा जा रहा है, जबकि यहाँ की सरकार नालायक, निकम्मी और निखट्टू है। टेक्निकल मीर साहब, लग रहा है टेक्निकल मिस्टेक है। एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि ऑडियो थोड़ा ठीक करें आपका। तब तक ये कमेंट आरएसएन सिंह साहब आपसे ले लेता हूं। हाफिज सलमान साहब, देखिए मेरी सब गुजारिश ये है, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा ये जी। मीर साहब, आप अपना जवाब दोहरा सकते हैं। मीर साहब, सुनने का हौसला, मीर साहब सुनाई नहीं पड़ा, अपनी बात करेंगे। मीर साहब, आपका जवाब सुनाई नहीं पड़ा, कुछ टेक्निकल एरर था। आपको जवाब नहीं मिला पहले? एक्चुअली ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल एरर था। ओके, ये जो आपने एंकर दिखाया है, ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल एरर था। ओके, ये जो एंकर आपने दिखाया है, ये एंकर कोई भी सवाल करे, लेकिन जो शेख रशीद ने जवाब दिया है वो एक इंटरनल मामले में जवाब दिया है, और उनका एक हक बनता है एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन कि बिल्कुल वो क्रिटिसाइज करें। ऑपोजिशन का मतलब ही यही है कि आप अपोज करते हो जो भी पॉलिसीज होती हैं। सो ये एक इंटरनल मसला है। टेररिज्म की जब बात आती है तो हाफिज सलमान भट्ट साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं इनसे गुजारिश करूंगा आपकी वसात से कि हौसला करें, सुनने का हौसला पैदा करें। बात करते हैं तो फिर उसका जवाब भी सुन लें। देखिए, इंडिया जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं है। इतना बड़ा मुल्क और हमारा ये मुल्क है, हम इंडिया के साथ गुस्सा क्यों, लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों, जंग क्यों करना चाहेंगे? हमें इंडिया से कुछ छीनना नहीं है। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी की कोई वजह नहीं है। एक तनाज़ा कश्मीर का है, सरकरीक का है, पानी का मसला है। ये तनाज़ात हम हल करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, अपने वसाइल ज़ाया नहीं करना चाहते। लेकिन इन झगड़ों के हल किए बगैर दोस्ती कैसे मुमकिन है? आपने तो हमें, आपको 14 अगस्त जो है वो आपको तीर की तरह लगती है कि पाकिस्तान आजाद क्यों हुआ। आप कहते हैं गौ माता के ये 2 टुकड़े हो गए थे। आपने 65 की जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की। आपने 1971 में गैर एलानिया जंग करके आपकी फौज ने बाकायदा हमला करके मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया है। आपने पाकिस्तान के मुकाबले में मुकाबला करने के लिए आपने न्यूक्लियर जो है वो धमाके कर दिए। आप किसके लिए फौजी तैयारियां कर रहे हैं? आप कहते हैं कि ये दोस्ती होनी चाहिए। ये जो समझौता एक्सप्रेस था, आपके इंटेलिजेंस के रॉ के लोगों ने उसको जला दिया था ना।
शेख रशीद की भी आप बात कर रहे हैं, ये हमारा रेलवे का मिनिस्टर था, जाना चाहता था, आपने उसको वीजा देने से इनकार कर दिया था कि शेख रशीद को हम वीजा नहीं देंगे। आपके 1 दर्जन से ज्यादा आपके जो कॉन्सुलेट हैं वो अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपके कौन से लोग अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान के कौन से लोग आपके पास आते हैं? वो वहां पर क्या कर रहे हैं? सारे के सारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे हैं। और ये जो पेशावर का हमारे बच्चों, मासूम बच्चों के खून की होली खेली गई है, क्या हमारी एजेंसियों ने इंडिया को और अफगानिस्तान की एजेंसियों को यह साबित नहीं कर दिया कि वो सारी की सारी कॉलेज जो है इंडियन एम्बेसी काबुल के अंदर से पकड़ी गई हैं और सारी की सारी वहां पर पहुंचती है? क्या ये हरबियार मरी और ये ब्रह्मदास गुप्ती इंडिया के पासपोर्टों पर यूरोप नहीं बैठे हुए हैं? क्या बात करते हैं, इतनी खूबसूरत लच्छेदार बातें करते हैं। भाई अगर दोस्ती चाहते हो, अच्छे हमसाये बनकर रहना चाहते हो, इंडिया का मसला हल करो, सरकारी का मसला हल करो, हमारे पानी का मसला हल करो, दोस्ती हो जाएगी। वरना तो दुश्मन है ही हमारा इंडिया पूरी दुनिया में, और हमारा दुश्मन ही कोई नहीं है। ही हमारा दुश्मन और इंडिया के अंदर कौन सा? मीर साहब आप जवाब लीजिए, एक तरफा जिरे नहीं चलेगी। RSN सिंह साहब देखिए, ये आपके एंकर मुझे जानते हैं, मैं हमेशा बहुत इन्फॉर्म्ड एनालिसिस करता हूं, लेकिन अगर ऐसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि जमायते इस्लामी का ट्रेडमार्क है, तो उसी भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा। और पाकिस्तान के 80% प्रॉब्लम्स का जिम्मेदारी ये जमायते इस्लामी का है। ये देखिए, ये रॉ नहीं डैमेज कर रहा है आपको, ये जान लीजिए। ये जो आपके जमायते इस्लामी की जो थॉट प्रोसेस है, और एक्चुअली आप ही फाउंटेन है ये सारी जो ये दहशतगर्दी तंजीमें हैं। अगर आप इसको बड़े गहराई से देखेंगे तो, और मैं आपको ये बता दूं कि रॉ से ज्यादा खतरनाक जो है, जो आपने अपने लोगों का ब्रेन डैमेज किया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जो रॉ ने आपके यहाँ फंडामेंटलिज्म का नैरेटिव नहीं बनाया है, ये फंडामेंटलिज्म का नैरेटिव आपने बनाया है, जमायते इस्लामी ने बनाया है। और ये जो सारी दहशतगर्दी, जो ये शिया सुन्नी और ये सारे झगड़े हैं, इसका कहीं पर ये इसका जिम्मेवार जमायते इस्लामी है। तो ये देखिए, आप अगर एनिमी इंडिया के किसी आदमी का मेरी दुश्मनी करना मेरे लिए एजाज है, नहीं आप नहीं तो दुश्मनी करके देख लेते हैं। सुनिए, आप तो भी बड़ा कह रहे थे दोस्ती करेंगे। ये जमायते इस्लामी की आपको बात कर रहा हूं। पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ थे ये लोग, जब बाद में पाकिस्तान बन गया तब मदूदी साहब अपना पूरा सामान लेके यहां से गए। और मैं ये भी बता दूं, थोड़ा इतिहास पढ़ लो, जब 1906 में आपको तायद करनी चाहिए। नहीं, आपको तो फिर तायद करनी चाहिए। 1906 में लॉर्ड मिंटो ने आगा खान को बुलाया था, ये हिस्ट्री का फैक्ट है, और बोला कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करो। वहीं से पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो जोर पकड़ा है। और उसी इस्माइलीज आज हलाक हुए हैं, एक्चुअली पाकिस्तान के इन वे वही फाउंडर्स हैं। तो ये हिस्ट्री है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की, शियाज ने मदद की, इस्माइलीज ने मदद की, जो कि उसके आइडियोलॉजिकल प्रोजेनाइटर्स थे, उनको आज आप मार के वहां से भगा रहे हैं। और ये जमायते इस्लामी के साथ आपने अहमदिया के साथ क्या किया? आपके अबू सलाम को नोबेल प्राइज मिला और आपने उनको पाकिस्तान में ऑनर करने तक का कोशिश नहीं किया, और वो भी रॉ की गलती थी। ये जरबे अज़्म आप रॉ के खिलाफ कर रहे हैं। आई थिंक ये डाइवर्जन है। मीर साहब मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। अफगान तालिबान को हम पाल रहे हैं, वो रॉ पाल रहे हैं। लश्कर तोयबा रॉ का एसेट है, आप क्या बात कर रहे हैं? खास तौर से आपके जो फौजी पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे रिटायर हुए 20 साल हो गए, शायद आपके जो पैनलिस्ट हैं अभी फौज से आए हों। मैं इन 20 सालों में अपने अवाम से ये कहता हूं कि भाई देखो, ये नेबर चेंज नहीं हो सकते हैं। नेबर के साथ हमको अच्छे नेबर की तरह रहना है। मैं अपने अवाम से ये नहीं कहता हूं कि गोली का जवाब गोली से दो, और जिस भाषा में जवाब दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उससे दो। हम एक माहौल क्रिएट करते हैं अपने देश में, जहां पर
हमारे पड़ोसी से संबंध अच्छे हों, पहली बात। दूसरी बात, क्या स्वात वैली में रा गई थी? क्या राजा बुक्ति को रा ने प्रॉपअप किया था? यह तो आप भूल गए बताना। और तीसरी बात, मैं एक फौजी कॉलोनी में यहां रहता हूं और मेरे जो नेबर हैं वो मोहम्मद रेहान साहब हैं। उनको पता लगा कि मैं टीवी पर जा रहा हूं, उनको यह पता लगा कि शायद पैनलिस्ट पाकिस्तान से बात करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि यार कम से कम ये कहना कि अपने अवाम को गुमराह तो न करें, भारत उनके लिए अच्छा विश करता है। दीपक जी, आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी हियर फॉर दिस जमायते इस्लामी पर्सन टू इंसिनुएट कि पेशावर और इन सब में रॉ का हाथ था। आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिम। ये कितनी गंदी बात कर सकते हैं ये? आज पाकिस्तान को यहाँ इस हालात में पहुंचाने पे ये जमायते इस्लामी का पूरा हाथ है, और आपका जो पार्टनरशिप का जो जियाउल हक के साथ वही पाकिस्तान को आज यहाँ पर पहुंचाया है। This is absolutely nonsense. How can you insinuate such a thing? We will consider it. This is not the conversation. This is Singh Saab, this is not the conversation. Then I will ask an apology for ISI. Let's not get into that. आप ISI को कहते हैं, या तो आप इस बात की पुष्टि कीजिए। आप साहब, आप कितनी गंदा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम बच्चों का हलाक करेंगे हम। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतवासी जितने भारत के लोग हैं वो पाकिस्तान का हमेशा भला ही चाहते हैं। एक बात तो ये समझने का कोशिश करें। दूसरा, अगर आप पीछे की हिस्ट्री में भी देखें, अरे मुंबई अटैक किसने किया था? 1993 का बमला किसने किया था? समझौता एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड एक आरिफ कस्मानी कराची में एक बिजनेसमैन था जिसने पूरी फाइनेंस दी। आप यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट पढ़िए। डेविड हेडली की बीवी फौजिया औताना ने अमेरिकन एम्बेसी में जाके बोला कि डेविड हेडली ने समझौता एक्सप्रेस का वो किया था। दुर्भाग्य से